हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जीएस की भी हम लोग एक क्लास पर डे करते हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से एक क्लास लेके आ गए हैं। और आज आपको जो है यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हैं। ये हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें सारे हर हालत में जो 25 क्वेश्चन है, मैं 20 क्वेश्चन तो हम लोग सही ही कर लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल सिर्फ 4 साल चली थी। तो यहाँ पे तीसरी, चौथी, पाँचवीं या सातवीं लिखा हुआ है। तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो पाँचवीं योजना हो जाएगी जो 1974 से लेके सिर्फ 78 तक चली थी। ठीक है। इसका उद्देश्य जो था ये बहुत ही इपिक फेल थी। ये योजना जो थी बहुत ही इपिक फेल थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी का उन्मूलन करना था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो इस योजना में पहली बार जो है ये गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। जनता पार्टी का इसमें शासन था उस समय पे। तो उसी ने जो है इस योजना को आरंभ किया था और 1978 में ही समाप्त भी कर दिया था। ठीक है। चलिए, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? जो उत्पादन गुणक का जो न्यूनतम भुगतान होता है उसको क्या कहते हैं? आभासीय लगान, किराया, मजदूरी या अंतरण भुगतान। तो आभासीय लगान इसको कहा जाता है। 3 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? बहुत सरल क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन है। ठीक है। जो इसरो है ये आपका मिलेगा जाके अमृतसर, देहरादून, बंगलोर या चेन्नई। तो बंगलोर में मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक। इसका जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में है। प्रथम जो अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसरो क्या लिखा हुआ है? इसरो अंतरिक्ष संगठन का गठन, अभी देखो मैंने बताया कि 15 अगस्त 1969। तो देख लीजिए, आपको एक ही जगह पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था। तो इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आभासीय जो लगान परिघटना है ये, तो उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? तो आभासीय लगान कहते हैं। तो आभासीय लगान क्या है, कैसी होती है? अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कैसी होती है, यहाँ पे ये नहीं बताना वो होती क्या है। तो मध्य अवधि होती है, दीर्घ अवधि होती है, अल्प अवधि होती है या कोई अवधि नहीं होती। तो दोस्तों ये अल्प अवधि के लिए होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो, इसमें करता राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन यहाँ पे कोई वो ऐसा प्रावधान नहीं है कि अच्छा आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप आ जाएंगे ना। आप एलिजिबिलिटी रखते हो, कितनी भी रखते हो, लेकिन वही एक क्राइटेरिया है कोलाजियम सिस्टम का कि आप अगर हमारे परिवार से रिलेटेड हैं, आपके ऊपर मेरा हाथ है तो आप ही बनेंगे। और यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी ही बिलोंग करती है, यहाँ पे कोई भी और कैटेगरी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम ही ये गड़बड़ है और लोगों को थोड़ा सा ख़राब लगता है कि यार हमारे भारत में जो है यहाँ पे वो दिया जा रहा है आरक्षण। लेकिन आरक्षण दोस्त गलत नहीं है, क्योंकि अगर आरक्षण ना मिलता तो जो यहाँ पे सिस्टम है वो पूरे भारत के हर विभाग में होता। और बेचारा जो और कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें खासकर ओबीसी, एससी हैं, साथ में महिलाएं भी, जो महिलाएं आज के समय में आपको कंधे से कंधा मिला के हर जगह नौकरी करती हुई दिखाई दे रही हैं ना। महिलाओं को भी अपना ये सब कुछ दिखाई देता है कि नौकरी कर रही हैं। वो मिला सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनको भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया था, उनको भी बात यहाँ पर रखी गई थी। अगर वो ना रखी जाती तो महिलाएँ भी बाहर थीं। महिलाएँ सिर्फ मुँह ढक के सिर्फ चूल्हा चौका कर रही होती, बर्तन धुल रही होती हैं, अपने पति की सेवा कर रही होती हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता। पर्दा प्रथा इतनी बुरी तरीके की थी तो वो चेहरा ही ढक के चलती रहती, पूरी ज़िंदगी बस वो चेहरा ढकने में निकल जाती। ना कभी कोई इनकी सुनवाई होती, ना कोई इनको ध्यान देता, ना देखता। लेकिन क्या ही बताया जाए, उनको, औरतों को भी वही चीज़ दिखाई देती है कि अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो गलत है। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति अधिकार कर्तव्यों जो है को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, को निहित है, का विरोध करता है। तो जो अधिकार कर्तव्य हैं वो क्या अधिकार कर्तव्यों में क्या होता है? वो निहित होता है, क्योंकि अधिकार जो है वो कर्तव्यों में ही निहित होते हैं। चलिए 8 नंबर, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी, श्री अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर
और राजा राम मोहन राय। सबसे ज़्यादा सत्याग्रह के लिए कौन बैठ जाता था, कौन कहता था कि भैया अच्छा आपने मेरी बात नहीं सुनी, अच्छा तो हम भैया सत्याग्रह पे बैठ गए, अच्छा हमारे जो है यहाँ पे अच्छा मेरा जो है आज अध्यक्ष नहीं बना, अरे आप जीत गए, अरे नहीं फिर तो हम सत्याग्रह पे बैठने जा रहे हैं। तो भैया गांधी जी थे ऐसे। गांधी जी इंसान अच्छे थे, सब कुछ थे, लेकिन इनकी कुछ नीतियाँ जो ऐसी इतनी गंदी हुई थी कि जिसकी वजह से कुछ चीज़ें इनके साथ भी गलत हुई, वो गलत हुआ। खैर वो तो सपोर्टेबल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने जो है बहुत अच्छे अच्छे काम किए। गांधी जी ने भी बहुत कुछ बच्चों जैसी हरकतें की। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1967 या 1 जुलाई 1965? तो जो भारतीय वन सेवा है इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1966 को। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज जो है वो आपको किस में, तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और जो पंचायती राज था वो ग्राम ताल्लुक में और जिले आते हैं। इसमें आधुनिक भारत के प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर 11 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो भारत का तोता कहा जाता था, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह और नानक। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो अमीर खुसरो था वो भारत का तोता अपने आप को कहता था, क्योंकि जो था ये क्यों, क्योंकि वो एक कवि था, शायर था, गायक और संगीतकार भी था। और खुसरो को जो है हिंदुस्तानी खड़ी बोली का प्रथम जो है लोकप्रिय कवि भी कहा जाता है। ठीक, और उसका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में हुआ था। एटा ज़िला का जो पटियाली कस्बा है वहाँ पे हुआ था। बाकी जो अलाउद्दीन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी में दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था वहाँ पे ये कवि था। इसने जो सितार और तबले का भी आविष्कार का श्रेय इसी को मिलता है। अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के जो है पटियाली कस्बे में हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश की जीएस में भी पूछा जाता है और आपके नॉर्मल जीएस में भी पूछा जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? विलियम बेंटिंग, वेलेज़ली, बेवेल और माउंटबेटन। तो उस समय पे कौन था भारत का? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय पे था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यही जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? इटली था। कौन था? इटली। उसने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया था और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी बने थे। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1905, 1911, 1917 और 1929। तो रूसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 को हुई थी। ये 8 मार्च से चली थी, 8 मार्च से लेके 8 नवंबर तक। ठीक है, 8 मार्च से लेके 8 नवंबर 1917 जो है इसके बीच हुई थी। इसी क्रांति में जो रूस के 4 जो जार के जो स्वेच्छाकारी शासन जो था उसका अंत हुआ था और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। खैर आगे बढ़ेंगे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। किसका? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे उसका नाम बताना है। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष और विक्रमादित्य। तो कुषाण वंश का कनिष्क था जो सबसे फेमस रहा था। इसी ने जो है 78 ईस्वी का जो है शक संवत को प्रारंभ किया था और यही जो है शक संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में अभी लाया जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लिखा वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद और भोपाल। तो जो दोस्तों औरंगाबाद में आपको स्थित दिख जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। किस भारतीय राजा को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अगर हम लोग दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल भी आपको चाय के उत्पादन में नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी असम, केरल, पश्चिम बंगाल सब कुछ आपको, असम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, केरल में भी खूब हैं बागान,
17 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख पठार या बघेल का पठार? तो दोस्तों अगर हम लोग भारत में सबसे ऊंचे पठार की बात करेंगे तो लद्दाख का पठार है। जो तिब्बत का पठार मध्य एशिया में जो स्थित है वही एक विशाल पठार है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के लेकर उत्तर के जो तकला मकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसी में जो है पश्चिमोत्तर भाग में 5000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाला चंतगंग क्षेत्र है जो भारत के दक्षिण पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर विस्तृत है और भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार शामिल हो जाएगा। 18 नंबर, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? कच्छ का रण, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत, मेघालय। देखो गर्म शुष्क मौसम के दौरान पड़ रहा है तो पश्चिमोत्तर भारत में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर, पनामा शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा शहर 1869, 1880, 1905 और 1914। तो पनामा शहर का जो निर्माण हुआ था 1914 में, यानी कि 14 अगस्त 1914 को इसका जो है पूर्ण हुआ था और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, ये पनामा शहर जो है, पनामा नहर सॉरी, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये नहर जो है लगभग 77.1 मीटर की लंबाई है। इसकी मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर की लंबाई है। चलिए, भारत में प्रायद्वीप नदी के संबंध में सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? सब भारत में प्रायद्वीप नदी के संबंध में सबसे ऊंचा निकास तो गोदावरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गोदावरी का। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कही जाती है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक, इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट के जो त्रियंबक पर्वत है वहाँ से होती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। चलिए फिर यहाँ पे पांच जगत वर्गीकरण किया जाता है। जो 5 जगत वर्गीकरण है किसने किया था? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 5 जगत हैं कौन कौन से। खैर जी, 5 जगत वर्गीकरण है ये किया किसने था? तो ये व्हिटकर ने किया था, 1969 में किया था। ये 5 जगत जो होते हैं ये होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, पदप, पादप, कवक और जंतु। ये 5 तरीके के जो हैं आपके वर्गीकरण में बांटा गया है। चलिए, काइटिनी वर्गी कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिनी वहिर कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? अच्छा, कीट, स्पंज, समुद्री अर्चिन या घोंगे। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये होते हैं आपके कीट। इनमें होता क्या है? इनमें कीटों में 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। चलो 23 नंबर, हृदय वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? वयस्क की, चलो ये तो आप आसानी से बता लेंगे। खैर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। अच्छा, प्रति घंटा लिखा हुआ है, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार और प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो 70 से 80 बार लगभग 1 मिनट में दिल धड़कता है। चलिए, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? जो साइट्रिक एसिड होता है वो मुक्त रूप से आपको किस में मिलता है? इमली, दूध, सेब या नींबू। तो साइट्रिक अम्ल आपको दूध में मिलेगा, नींबू में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है जो कि ये नींबू, संतरे और जो खट्टे फल जिनमें जितने भी होते हैं उनमें साइट्रिक फल आपको देखने को मिल जाता है। जो नींबू होता है इसके रस में 6 से 7% तक साइट्रिक एसिड होता है। और ये शर्करा के किण्वन से भी साइट्रिक एसिड प्राप्त की जा सकती है। खैर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? फैसियोला, सिस्टोसोमा, टीनिया या एंटोरोबियस। तो दोस्तों ये होता है टीनिया। अरे 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 अरे, क्या होता है? टीनिया होता है। ये फीता क्रमिक जो है अमेरुदंडी परजीवी होता है। ठीक है, ये रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में निवास कर जाता है। ठीक है, फीता कृमि आपके जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें कई बार इतना लंबा लंबा कीड़ा पड़ जाते हैं तो वो इन्हीं को फीता कृमि कहा जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में निवास करते हैं। ठीक, अंतः मतलब अंदर, परजीवी के रूप में निवास करते हैं मतलब आपके शरीर में अंदर रहेंगे। ठीक।
ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है, देखिए वो यहीं पे हम लोग रखेंगे। 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए ये आपको सेव भी किए जा रहे हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से PDF नहीं डाली जा पाई क्योंकि मैं बाहर था, और दूसरा दीपावली का भी समय है, तो इस समय पर जो हमारे टेलीग्राम के जो ऑपरेटर साहब हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, तो दीपावली में तो आपको वो भी मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।